नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। राशन कार्ड, ओवरसीज स्कॉलरशिप, अकलियतों को कॉर्पोरेशन से कर्ज जारी करें। मेट्रो रेल का काम जल्द शुरू किया जाए। रमजान के मौके पर 24 घंटे बरकी और आबरसानी को यकीनी बनाने मजलिस ने किया मुतालबा। तेलंगाना के 2 ग्रेजुएट कौंसिल हलकों पर TRS का कब्जा, बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त। 74 घंटों के बाद नताइज का ऐलान। क्या मुल्क अकीदे से चलेगा या दस्तूर से? हरियाणा हुकूमत का मंगल को गोश्त की दुकानें बंद रखने का फैसला नामुनासिब, बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद। तेलंगाना में कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा, हॉस्टल्स और अकामती स्कूल्स हॉटस्पॉट। हफ्ते को बोइनपल्ली और हयातनगर में 100 से ज्यादा तलबा मुतासिर। और शहर में कत्ल वाकयात का सिलसिला जारी, बहनोई ने बरादर निस्बती को लबे सड़क मार दिया। मुसलमबाग चौराहे के पास दिल दहला देने वाला वाकया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लॉकडाउन के दौरान आबाई मुकामात को जाने वाले अफराद के राशन कार्ड को दोबारा बहाल करने और नए राशन कार्ड जारी करने का वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने तयख्खुन दिया है। ऐवान असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि 3 साल से राशन कार्ड जारी करने से मुतालिक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। रुकन असम्बली ने मुतालिका वजीर से मुतालबा किया कि फौरी इस मसले की यकसोई की जाए। उन्होंने वजीर आला के नए राशन कार्ड से मुतालिक बयान का हवाला देते हुए कहा कि वजीर आला के ऐलान के बाद नई दरखास्तों का अमल भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान जो गरीब लोग शहर में थे अपने गांव मुंतकिल हुए थे और लॉकडाउन में फंसे रहने की वजह से वो राशन नहीं ले पाए, और जब वो शहर वापस हुए और राशन लेने के लिए मुतालिका दुकानों पर गए तो उन्हें यह बताया गया कि राशन कार्ड मनसूख हो चुका है। आधार से राशन कार्ड को मरबूत करने के अमल में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अहमद बलाला ने कहा कि ज़ेर इल्तिवा और राशन कार्ड का मसला फौरी हल किया जाए और नई दरखास्तें दाखिल करने वालों को भी कार्ड जारी किए जाएं। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि इसका समाधान करिए और नए एप्लीकेशंस, परसों CM साहब के अनाउंसमेंट के बाद नए एप्लीकेशंस का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका भी ले लें। और ख़ास तौर के ऊपर जो पिछले लॉकडाउन के अंदर जो गरीब लोग यहाँ सिटी के अंदर रहते थे, वो यहाँ पर जिसको राशन भी मिलता था, वो लोग अपने अपने गाँव को जाने से, लॉकडाउन में फंसे रहने से जो 3-3, 4-4 महीने तक राशन नहीं लिए, आज ये वापस जब शहर को आए और यहाँ से जब वो राशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लियर कह दिया जा रहा है कि आपका नाम राशन कार्ड कैंसिल हो गया, क्योंकि आप 3 महीने नहीं लिए राशन। और वो राशन नहीं लेने की वजह ये थी कि लॉकडाउन के अंदर वो लोग अपने अपने घरों को गए थे, इसकी वजह से उन लोग को तकलीफ आ रही है। और जिसका जो गरीब मैकेनिक जो रोड के ऊपर काम करने वाले लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की वजह से भी उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। आधार से लिंकेज का प्रोग्राम लगाया गया है, उसके अंदर भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। मैसेज एक एक कंज्यूमर को दुकान के पास, राशन शॉप के पास 4-4 घंटे तक भी ठहरा तो मैसेज नहीं आ रहा है फ़ोन के ऊपर। तो मैं आपके ज़रिए गुजारिश करूँगा कि ये जो पेंडिंग राशन कार्ड्स हैं उसको क्लियर करें और नए जो एप्लीकेशंस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, वो करें। और जो भी तकालीफ इसके अंदर मैंने बताया है आपके सामने,
उसको दूर करने की इमीडिएट कोशिश करें। शुक्रिया। इस सिलसिले में मुतल्लिका वजीर ने जवाब देते हुए कहा कि नए राशन कार्ड जारी करने पर हुकूमत गौर कर रही है। अब तक 9,41,641 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 3,56,974 कार्ड जारी किए गए हैं। 92,892 दरखास्तों को मुस्तरद किया गया। 4,88,775 दरखास्तों की जांच करने के बाद मुस्तहक अफराद को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगर मुसलसल 3 माह तक राशन ना लेने पर राशन कार्ड खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। अहमद बलाला ने इस सिलसिले में जोर देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो आबाई मुकामात को रवाना हो चुके हैं, उन अफराद के कार्ड को बहाल किया जाना चाहिए। इस पर वजीर मौसूफ ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करते हुए उनके कार्ड को बहाल किया जाएगा। जाफर हुसैन मेराज ने बैंक से मरबूत सब्सिडी कर्ज स्कीमों का मसला उठाया। उनका कहना था कि 2015 के मालियाती साल के बाद से नई दरखास्तों के लिए एलामिया भी जारी नहीं किया गया, सिर्फ पुरानी दरखास्तों पर ही पेशरफ की जा रही है, नई दरखास्तों को नहीं लिया जा रहा। रुकन असम्बली ने कहा कि स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर मौसर अमल नहीं हो रहा है। मेरा मिनिस्टर साहब से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वेदर इट्स ए फैक्ट दैट द गवर्नमेंट नॉट इशूड नोटिफिकेशन आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2015-16 फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन अंडर बैंक लिंक्ड सब्सिडी स्कीम सर। एंड दूसरा यह है सर, वाई गवर्नमेंट नॉट इशूड नोटिफिकेशन फॉर कॉल फ्रेश एप्लीकेशन फ्रॉम 16-17 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड सर। तीसरा यह है सर, इफ द गवर्नमेंट वांट टू क्लियर द पेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ 2015-16 कैन allocated additional budget for this financial year only, why carried forward in continuous 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, and what about 21, 22? Last 5 years, no new application were called for bankable subsidy scheme, sir. The fourth question here, sir, the same process system is following in the schemes also in other departments. What are the norms following in the bankable subsidy scheme like SC, ST, BC, sir? And fifth, the means last 5 years from the minority candidate, no application were called, no notification has issued. Minister, please specify the 15-16 financial year onwards for this scheme budget allocated release and expenditure, sir. वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि आइंदा मालियाती साल से अक़लियती बैंक से मरबूत कर्ज फराहमी के लिए दरखास्तें ली जाएंगी। रियासती वजीर ने एतराफ़ किया कि गुज़िश्ता 5 साल से नई दरखास्तें नहीं ली जा रही हैं। ईश्वर ने कहा कि अब तक इस स्कीम के तहत 1,53,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। जुमला 15,420 अफराद में 145 करोड़ रुपए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि ऑटो और कार भी सब्सिडी के तहत फराहम की जा रही है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस सिलसिले में जोर दिया कि नई दरखास्तें ली जाएं। उनका कहना था कि बजट में इसके लिए फंड्स मख्तस किए गए हैं, जिस पर वजीर ने तयक़ुन दिया कि आइंदा मालियाती साल से बैंक से मरबूत कर्ज के लिए दरखास्तें ली जाएगी। जी साहब, सिर्फ 2 मिनट ही साहब। सवाल ये है कि भाई आप 5 साल पहले ये स्कीम के अंदर आप ये स्कीम लेके आए, स्कीम के अंदर आप एप्लीकेशन का क्या कॉल फॉर करें, लेकिन उसके बाद से सिर्फ जो एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम आए उसको ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नए एप्लीकेशंस नहीं ले रहे। हमारा मुतालबा ये है कि आप नए एप्लीकेशंस लीजिए। सीएम साहब और ये गवर्नमेंट बजट रखी है, आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जाकर गवर्नमेंट से बजट नहीं लेकर आकर बजट यूटिलाइज नहीं कर रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि आप बजट लेकर आकर बजट यूटिलाइज करिए। बजट जितना अब 1700 करोड़ रुपए 1600 करोड़ रुपए बजट रख रही, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज आप बजट रिलीज कराकर स्कीम को जो है ना, हर साल आप नए एप्लीकेशंस लीजिए, ताकि जो नए लोगों को जो जरूरतमंद है उनको उनकी जरूरत पूरी कर सके। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशंस जो फर्स्ट टाइम बुलाए आज तक सिर्फ वही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आप। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि वो आप एक आवाम को एक मैसेज दें कि वो इस एकेडमिक ईयर के अंदर, ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैक्सिमम एप्लीकेशंस बुलाएंगे हर जोबे के अंदर। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत साल 2019-20 में कम तलबा को स्कॉलरशिप जारी करने का मसला उठाया। उनका कहना था कि तकरीबन 500 तलबा को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन 2019-20 में इसकी तादाद बहुत कम कर दी गई। जाफर हुसैन मेराज ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या हुकूमत के पास फंड नहीं है, क्या हुकूमत 500 तलबा को स्कॉलरशिप देना नहीं चाहती।
ऑनरेबल स्पीकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे ये जो क्वेश्चन में मौका देने का। साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब से, ये जो माइनॉरिटीज़ ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ये बड़ी अच्छी स्कीम है, हमारी पार्टी ने इसको वेलकम किया और हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके 10 लाख के 20 लाख कराया। सर, मगर मेरा एक सवाल है कि इसके अंदर 500 प्लस हमारे को हर साल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2018 और 19 में हमने 500 का फिगर किया सर, 19-20 में सीधा ड्रॉप करके 248 ही किया सर। तो इसकी क्या रीज़न है? क्या आपका ने एप्लीकेशन बराबर नहीं आ रहे, या एप्लीकेशन आए तो आप लोग देना नहीं चाह रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ सर। इसके अलावा एक अहम सवाल यह है सर, काफ़ी स्टूडेंट्स जाके बाहर पढ़ रहे हैं मगर उनको अभी बैलेंस अमाउंट नहीं मिला, 2017 से पेंडिंग है सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि वो बच्चे परेशान है सर, उनका अमाउंट पहले रिलीज कर दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हसन मेराज की तवज्जो दिलाने पर वजीर बहबूद केशवर ने कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम से इस्तेफादे के लिए हद आमदनी में इजाफे पर गौर किया जाएगा। SC, ST, BC और अकलियती के ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 3676 तलबा पर 590 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए। जाफर हुसैन मेराज के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से तादाद में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम में सबसे ज्यादा 1684 अकलियती तलबा हैं। वजीर IT KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआती शोबे को तरक्की दे रही है। इसके तहत 60,000 अफराद को तरबियत दी गई और 30,000 अफराद को रोजगार फराहम किया गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत हाल ही में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और तवानाई का जखीरा करने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। गुज़िश्ता 6 साल में 23,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है और इससे 1,60,000 अफराद को रोजगार फराहम हुआ। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की तैयारी करने वाली कंपनियों को सब्सिडी दी जा रही है। मुकामी अफराद के रोजगार को यकीनी बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट मराकज में इजाफा किया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने हफ्ते के दिन आम बजट के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि चार मीनार को खूबसूरत बनाने की बात वो बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर अमलावरी नहीं हुई। पैदल राहरू प्रोजेक्ट का काम जू का तू है। 5 साल से मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए रकम मख्तस की जा रही है, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं किया गया। मौज़म खान ने सवाल किया कि पुराने शहर में मेट्रो रेल के आगाज का काम यानी कि काम का आगाज कब होगा? दूसरे फेज से पहले फेज के काम को तरजीह दी जानी चाहिए। इमलीबंद से फलकनुमा तक काम फौरी शुरू किए जाएं। शहर के अरकान असम्बली के लिए मुताल्लिका हल्क़े-जात में कैंप ऑफिस बनाने का उन्होंने मुतालबा किया। मौज़म खान का कहना था कि अप्रैल के वक्त से रमजान का आगाज होने जा रहा है। 24 घंटे बरक़ी और पानी की बाकायदा सरबराही और मक्का मस्जिद के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर और मौजूदा इमारत की तज़न्नो को भी करने का मुतालबा किया। आयमा और मौज़रीन के मुशाहरों को भी जल्द से जल्द जारी करने का मुतालबा किया। इसके अलावा दूसरे मसाइल पर भी उन्होंने हुकूमत को तवज्जो दिलाई। आप खुद हैदराबाद के एक ज़माने से सिकंदराबाद इलाके के अंदर आप रहते हैं और आप MLA हैं, और आप और हम इस असेंबली में कई मरतबा सुने हैं कि मूसी नदी जो जा रही है उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट हर साल अलॉटमेंट रखती है पैसे का, मगर आज पिछले 5 साल से आज तक काम चालू नहीं हुआ। मैं आपके ज़रिए ये मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, मूसी रिवर जो ब्यूटिफिकेशन का काम होना है वो कब से काम चालू होगा? सर, आपके ज़रिए मैं ये मिनिस्टर साहब से ये भी कहना चाह रहा हूँ साहब, मेट्रो लाइन का फर्स्ट फेज का काम में अभी इमलीबंद से लेकर फलकनुमा तक क्या बोलते तो काम बाकी है। कई मरतबा हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी हमारी पार्टी की जानिब से इस असेंबली के अंदर पूछा गया है कि आप हमारे पास काम मेट्रो रेल का कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो हुकूमत से ये जवाब आया कि हम जल्द से जल्द रेल का मेट्रो लाइन का काम वर्क स्टार्ट कर डालेंगे। ये फर्स्ट फेज का है साहब, ये फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं हुआ, आप सेकंड फेज की बातचीत करना चालू कर डाल रहे हैं। पहले काम का तरीका क्या होता साहब, फर्स्ट फेज कंप्लीट किया जाए, उस फर्स्ट फेज के अंदर आप इमलीबंद से लेकर फलकनुमा तक लाइन डालना है। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं, आप जल्द से जल्द मेट्रो लाइन का इमलीबंद से लेकर फलकनुमा तक काम चालू कराइए, उसके बाद सेकंड फेज का काम चालू करिए। सर, रमज़ान अगले महीने में आने वाला है। कई मरतबा गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन करा गया है
कि मक्का मस्जिद जो है, मक्का मस्जिद के रिनोवेशन का काम जल्द से जल्द ख़त्म कराना चाहिए। वज़ू खाने का काम बाकी है, बाथरूमों का काम बाकी है, रिनोवेशन का काम बाकी है। 1 महीना रमज़ान को हो चुका है। हज़ारों आदमी इस मक्का मस्जिद में आकर रमज़ान के महीने में इबादत करते हैं। ना सिर्फ हैदराबाद के हद तक इस मक्का मस्जिद को आवाम आती है, तकरीबन तेलंगाना से मक्का मस्जिद को आवाम आकर वहाँ पर इबादत करती है। तरावियों का मौका होता है, नमाज़ों का मौका होता है, वहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग जमा होती है। ये रिनोवेशन का काम नहीं हो रहा है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, in the mid-April the summer season will be peak and the holy month of Ramadan also begins, and the southern and northern discoms must ensure 24 supply water mitigate to the hardship from the scoring summer. वक्फे सिफर के दौरान रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने खानगी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस रोके जाने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने बताया कि उनके हल्के में नाइटिंगेल हॉस्पिटल में आरोग्यश्री के बकायाजात नादा होने पर डायलिसिस रोकने का इंतजामिया ने फैसला किया और इससे गरीब मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रुकन असम्बली ने फौरी बकायाजात अदा किए जाने का मुतालबा किया ताकि गरीब मरीजों को राहत मिल सके। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में लाना चाहूँगा कि डायलिसिस सेंटर्स जो चल रहे हैं, जो पेशेंट्स को जो डायलिसिस कर रहे हैं, तो कई जगह के ऊपर वो डायलिसिस सेंटर्स को आरोग्यश्री से जो उनको अमाउंट मिलता है, वो अमाउंट नहीं मिलने की वजह से वो लोग डायलिसिस बंद कर देना चाह रहे हैं, जिसकी तरफ से कई लोगों को उसके अंदर तकलीफ़ होगी। लोग अपनी रीनल फेलियर के बाद भी जो तकालीफ उठाकर वहाँ पर जाकर करा रहे हैं। तो मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश है कि जैसा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नाइटिंगेल नाम से एक डायलिसिस सेंटर चलता, और ऐसे कई जगह के ऊपर डायलिसिस सेंटर्स है जहाँ पर लोगों को फ्री में डायलिसिस किया जा रहा है, लेकिन आरोग्यश्री से जो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि वो उनको पैसे रिलीज़ किए जाएँ। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हल्के में कचरे की अदम निकासी पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 15 दिनों से कचरे की निकासी नहीं हो रही है, कूड़ेदान हटा लिए गए हैं। कचरे की अदम निकासी से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हुकूमत को फौरी इस सिलसिले में इक़दामात करने चाहिए। मैं आपके ज़रिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 15 दिन से शहर हैदराबाद के अंदर जो गार्बेज का इशू चल रहा है, आप देखते होंगे शहर हैदराबाद के अंदर हर इलाके के अंदर 15 दिन से जो गार्बेज लिफ्ट नहीं किया जा रहा है। जो डस्टबिन थे उन तमाम डस्टबिन को उठा दिया गया है। मगर मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला जो महीना है रमज़ान का महीना है, और मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस गार्बेज की वजह से जो हालात जो सेहत के पर जो बिगड़ते जा रहे हैं, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले, और ताकि ये ना बताए कि हम नोट किया गया और इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना के 2 ग्रेजुएट कौंसिल हलकों पर TRS ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक कितने वोटों से उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, इसका सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। 17 मार्च की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ था। 74 घंटों के बाद नतायज सामने आए हैं।
हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर हलके से टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वाणी देवी ने शुरू से ही अक्सरियत वोट हासिल करते हुए पहला मुकाम को बरकरार रखा था। आखिर में बीजेपी के उम्मीदवार पी रामचंद्र राव को शिकस्त देकर उन्होंने कामयाबी हासिल की। दूसरे हलके खम्मम, वरंगल और नलगुंडे से टीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी ने भी वोटों की गिनती के आगाज से ही अपनी पकड़ को मजबूत रखते हुए आखिर में कामयाबी हासिल की। दूसरे मुकाम पर आजाद उम्मीदवार तीनमार मल्लन्ना को शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीआरएस के दोनों उम्मीदवारों की कामयाबी के रुझान आते ही टीआरएस भवन में जश्न का माहौल देखा गया और बड़े पैमाने पर नारेबाजी शुरू हो गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या इस मुल्क को अकीदे की बुनियाद पर चलाया जाएगा या फिर दस्तूर के मुताबिक चला जाएगा। अगर यह मुल्क अकीदे की बुनियाद पर चलेगा तो फिर दस्तूर को हटा दिया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या यह मुल्क मजहबी है जहां अकीदे की बुनियाद पर खरीदो फरोख्त होगी। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया है उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि इस मुल्क का कोई अकीदा नहीं है, यह मुल्क सब अकायद को मानता है। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि अपनी पसंद की ग़िज़ा अगर हम अपने घर में खाते हैं और दूसरों को खाने के लिए मजबूर नहीं करते हैं तो फिर दूसरों के अकीदे से उसे क्यों जोड़ा जा रहा है। मंगल के दिन गोश्त की दुकानें बंद करने के हरियाणा हुकूमत के फैसले पर बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। हर चीज अगर आप फेथ की बुनियाद पे करते जाएंगे तो ये संविधान के फंडामेंटल राइट के संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। अब खाना भी अगर फेथ की बुनियाद पर बिकेगा, कौन क्या बेचेगा फेथ की बुनियाद पर अगर फैसला होगा तो फिर क्या ये मुल्क कोई थियोलॉजिकल कंट्री हो गया है क्या? जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर सबको मालूम कि इस मुल्क का कोई फेथ नहीं है, ये मुल्क सब फेथ को मानता भी है, जो नहीं मानता उनको ही मानता है। और अगर मैं किसी दुकान से तरकारी खरीदता हूँ या मच्छी खरीदता हूँ या मटन खरीदता हूँ या बीफ खरीदता हूँ और जो इलीगल नहीं है और मैं अपने घर में पका के खाता हूँ, तो आपको तो मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ ना खाने के लिए, मैं तो अपने घर ले जाकर उसको पका के खा रहा हूँ। तो आप बोल रहे हैं ये हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है, तो मंगलवार को आप दुकान बंद कर दीजिए। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? किसने अख्तियार दिया आपको? चलिए गवर्नमेंट हॉलीडे है, गांधी जयंती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे समझ सकते गवर्नमेंट हॉलीडे है, मगर कुछ नहीं, वहाँ ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आप दुकान बंद कर दीजिए, आप गोश्त नहीं बेचेंगे। आप कौन होते भाई? मेरे घर में क्या पकेगा मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो लूंगा, मैं जो मेरी मर्जी है, पसंद है, मैं उसको लूंगा, पकाऊंगा, घर में खाऊंगा। और आप बोल रहे नहीं बिलीफ है, फेथ है। ये कहां से आ रहा है फेथ बिलीफ? क्या इस देश को आप बिलीफ के ऊपर चलाएंगे या संविधान पे चलाएंगे? अगर ये देश बिलीफ पर चलेगा तो फिर संविधान क्यों है? निकाल दीजिए संविधान को, खत्म कर दीजिए संविधान को। आप फिर एक मजाक बनाकर रखे हैं कि आप लोग, आप सत्ता में है तो आपका बिलीफ है, फेथ है। अगर यही आपका फेथ और बिलीफ है तो मेरा भी फेथ है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप फ्राइडे के दिन शराब की दुकान बंद कर दीजिए, शराब बेचिए मत आप। ये मजाक बना कर रखे हैं भाई। आप कैसे देश को आगे लेके जाएंगे? अच्छा, फिर ये क्यों कानून नहीं बनाते वो गुरुग्राम में कि भाई जितने हमारे गुरुग्राम में 5 स्टार हैं वो गोश्त नहीं बेचेंगे? बनाइए ना, चलिए बोल दीजिए पूरे 5 स्टार होटल में गोश्त नहीं बिकेगा, कोई सर्व नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी प्लुरलिज्म को ख़त्म करके इस देश को एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा ये प्राइवेट राइट है मेरा, मैं अपने घर में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा उससे आपको क्या? आप क्यों मुंडी झांक रहे हो, उसमें डाल रहे हैं, अपना सर झांक रहे हैं मेरे घर में? ये सरासर गलत फैसला लिया गया है और इसी तरह के फैसले हर जगह पर शुरू हो जाएंगे। आपने कर्नाटका में बीफ बैन लगा दिया, 1.5 लाख से ज्यादा कुरैश बिरादरी के लोग बेरोजगार हो गए।
अरे भाई, बीफ बैन लगाने से उसमें क्या, ये वो किस बुनियाद पे किया गया? तो इस तरह से हर तरीके से लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, इकोनॉमिकली उनको हर्ट किया जा रहा है, बिलीफ के नाम पर, फेथ के नाम पर, और इससे नफरत बढ़ेगी, देश में नफरत बढ़ेगी, देश में उन लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी जो मटन खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके खिलाफ आप हेट्रेड बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है हरियाणा में और देश में है, वो देश को संविधान से चलाए और उस फैसले को रोके फौरन, इमीडिएटली इसको वापस ले जाना चाहिए। आप क्यों, पर पूरी इकोनॉमी डाउन है, और क्या सिर्फ गोश्त बेचने वाले से मुसलमान है, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं है क्या? उनके पेट पे क्यों लात मार रहे हैं आप? जी, उनका एक जो नुकसान होगा उस दिन क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या खाएंगे? वो उनका दुकान का किराया देना है, उनके 10 एक्सपेंडिचर है, नौकरी तो दे नहीं पाई सरकार। मिडिल क्लास जो भारत में था वो अब पुअर हो चुका है, डेटा आ चुका है। ऐसे माहौल में इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट शहर है हमारे कंट्री का, गुरुग्राम, वहां पर जहां पर बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर है, वहां पर इस तरह का वाहियात किस्म का फैसला ले लिया गया। इसको हम कंडेम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करते हैं कि वो फौरन इस डिसीजन को वापस ले। पर सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि फ्राइडे के दिन शराब की? मैंने एक आपको ये कहा कि अगर आप फेथ की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन कोई मटन चिकन नहीं बिकेगा, तो फिर मेरा फेथ क्या है? फिर मेरा फेथ नहीं है, मैं क्या बराबर का शहरी नहीं हुआ एज एन इंडियन मुस्लिम? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका फेथ मेरे फेथ से बढ़कर है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से मुझे नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन रेस किया है। अगर आपका फेथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा फेथ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिलीफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सबका बिलीफ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, खाली आपके एक का बिलीफ कैसा इंपॉर्टेंट होगा? संविधान में तो सब बराबर है ना। कोई संविधान तो ये नहीं कहता कि ये मजहब का, ये बिलीफ वाला भारत का नंबर 1 सिटीजन है और दूसरा नंबर 2 सिटीजन है। यही तो मैसेज दिया जा रहा है सब चीजों से। बैरिस्टर ओवैसी ने आरएसएस के नए जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय हासाबोले के लव जिहाद से मुतालिक बयान पर कहा कि बीजेपी की इख्तियार वाली रियासतों में जो कवानीन बनाए जा रहे हैं वो सब गैर दस्तूरी हैं। जहां जहां बीजेपी रूल स्टेट से वहां पर इस तरह का कानून बना रहे हैं। कोई अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता, कोई अपनी पसंद से मजहब छोड़ नहीं सकता। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनका ये तमाम जो लॉज बनाए जा रहे हैं ये तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। बैरिस्टर ओवैसी ने मगरबी बंगाल के इंतखाबात से मुतालिक सवाल पर कहा कि इस बारे में जल्द बताया जाएगा। तमिलनाडु के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हम 3 नशिस्तों पर मुकाबला कर रहे हैं और वो तमिलनाडु जाकर दिनाकरन के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। यूपी के इंतखाबात के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ संकल्प मोर्चा बनाया गया है और उसकी तैयारियां जारी हैं। 4 अप्रैल को यूपी के मैनपुरी में अवामी जलसा मुनक्किद होगा। 3 सीट लड़ रहे हैं जैसा आपको मालूम, और दिनाकरन साहब की पार्टी के साथ हम लोग साथ हैं, और मैं जाऊंगा तमिलनाडु, कैंपेन भी करूंगा और दिनाकरन साहब के साथ भी कैंपेन करूंगा और पूरी कोशिश करेंगे हमारे कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि तमिलनाडु के इलेक्टोरेट, तमिलनाडु के वोटर्स हमको आशीर्वाद देंगे, हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, हमारे कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह हमारा मैनपुरी में एक और पब्लिक मीटिंग होंगी। अब कंटिन्यूस यहाँ से हमारी मीटिंग्स होंगी। हाँ, 5 अप्रैल को मैनपुरी में हमारी पब्लिक मीटिंग होगी भागीदारी संकल्प मोर्चा की, उसमें भी हम जाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती बजट हकायक से दूर है। ऐवान असेंबली में आम बजट की मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए भट्टी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 4 अहम शोबों पर तवज्जो नहीं दी। तालीम, सेहत, सड़क और ब्रिजेस
और देही तरक्कियात, ये 4 शोबे हैं जो तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन इस सिलसिले में कोई भी तवज्जो नहीं दी गई और रियासत को मखरूज बनाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हॉस्टल्स और अकामती स्कूल हॉटस्पॉट बन चुके हैं। हफ्ते को बोयनपल्ली में तकरीबन 70 से ज्यादा तलबा और अमले के अरकान कोविड से मुतासर हुए हैं, जबकि हयातनगर के एक हॉस्टल में 40 तलबा और अमले के बाज अरकान कोविड से मुतासर हुए। सरपरस्तों में हॉस्टल्स और अकामती स्कूल में कोविड के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश देखी जा रही है, जबकि शहर में तालीमी इदारे अभी भी जारी हैं। स्कूल इंतजामिया इस सिलसिले में खामोश है और हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। हफ्ते के दिन जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 364 नए केसेस दर्ज किए गए। गुज़िश्ता के मुकाबले यहां पर 50 के करीब केसेस में इजाफा हुआ है और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब जुमला अमवात 1666 हो गई है। जुमला केसेस की तादाद 3,02,724 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,98,451 हुई है। हफ्ते की सुबह 190 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 2,607 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 75 केसेस दर्ज हुए हैं। कामारेड्डी 7, मंचिरियाल 8, मलकाजगिरी 32, आदिलाबाद 11, कोत्तागुड़म 4, जगतियाल 28, करीमनगर 12, आसिफाबाद 4, मेदक 14 और मलगू 0, नागर कर्नूल 4, नलगुंडा 7, पेद्दापल्ली 4, सिरसिल्ला 9, रंगारेड्डी 31, सिद्दीपेट 7, संगारेड्डी 16, वरंगल रूरल 4, वरंगल अर्बन 12 और भोंगिरी में 10 केसेस दर्ज हुए हैं। बसपा कल्याण जनता दल सेकुलर पार्टी के लीडर अब्दुल रज़ाक और बाबा चौधरी ने अपने कारकुनों के हमरा मजलिस में शमूलियत अख्तियार की है। मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने बताया कि अब्दुल रज़ाक और बाबा चौधरी जो जनता दल सेकुलर के साबिक कॉरपोरेटर रह चुके हैं, जनता दल सेकुलर की बीजेपी से कुर्बत को देखते हुए सदर मजलिस से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। बाबा चौधरी ने भी बताया कि सदर मजलिस की क़ियादत में मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद के अलावा बसपा कल्याण के दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने असेंबली का घेराव करने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने नाकाम बना दिया। यूथ कांग्रेस के सदर को असेंबली घेराव से पहले ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चंद कारकुनों ने असेंबली तक पहुंचकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा कि बजट में बेरोजगारी भत्ते के फंड्स मख्तस नहीं किए गए और नई मुलाजमतों के लिए भी फंड्स मख्तस नहीं किया गया। पीआरसी के लिए फंड्स नहीं दिए गए। कौंसल के ग्रेजुएट जुमरे के तहत पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी का जश्न तेलंगाना की इमारत को महंगा पड़ा। टीआरएस के कारकुन पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर आतिशबाजी कर रहे थे। अचानक पटाखों की चिंगारियां सूखी बेल के पत्तों पर जा गिरी और फिर आग लग गई। मुकामी अमले ने आग पर काबू पाया। बाद में फायर ब्रिगेड का अमला भी तलब किया गया। इस वाकये में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। एक तरफ कोरोना के केसेस में शहर में दोबारा इजाफा देखा जा रहा है और मौसम की तब्दीली के साथ ही वबाई अमराज में भी इजाफा हो रहा है और उस पर सितम यह है कि शहर में जा बजा कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। हुकूमत और जेएचएमसी कचरे की कुंडी से पाक शहर के लिए मुहिम चला रहे हैं, लेकिन शहर के हालात बता रहे हैं कि बल्दिया की यह मुहिम फिलहाल मुकम्मल नाकाम है। आला अहदेदारों को इलेक्शन ड्यूटी के नाम पर उलझा दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि कोरोना और वबाई अमराज से शहरियों को महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाएं, लेकिन शहर में मामला उल्टा है। अहदेदारान इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ हैं, बलदी अमला न जाने कहां गायब है और कचरे के ताफुन और गंदगी का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने हफ्ते को कमिश्नरेट के दफ्तर में रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट का अंजाम दिया। वेबसाइट तैयार करने वाली कंपनी के अहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने कंपनी के जिम्मेदारों से इज़हार तशक्कुर किया। फलकनुमा पुलिस की तरफ से डिवीजन के 400 मेडिकल शॉप्स इंतजामिया के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मेडिकल शॉप इंतजामिया से कहा गया कि मेडिकल शॉप से बाज नशीली अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। बेशतर नौजवान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और नशे में जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी कि सिफारिश के अद्वियात फरोख्त न की जाएं। उन्होंने जिम मालिकान को भी इंतबाह दिया कि जिस्म को दिलकश बनाने की अद्वियात की फरोख्त से बाज आ जाएं, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहर में कत्ल के वाकयात का सिलसिला जारी है। मलकपेट मूसरमबाग चौराहे पर जुमे की रात मोहसिन नामी शख्स ने अपने बरादर निस्बती हबीब पर मौलिक हथियार से हमला कर दिया। हबीब इलाज के दौरान जाँबां न हो सका। पुलिस ने हफ्ते को हमलावर मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। मलकपेट इंस्पेक्टर केवी सुब्बाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीवी के साथ बहस व तकरार और मुसलसल झगड़े को लेकर मोहसिन बरादर निस्बती पर बरहम था और जुमे की रात हबीब जब अपनी अहलिया के साथ आया, मोहसिन ने बहस व तकरार के बाद हबीब पर चाकू से हमला कर दिया। इस वाक़े से लबे सड़क पेश आने पर इलाके में सनसनी फैल गई। जख्मी हालत में हबीब को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जख्मों से जाँबां न हो सका। हफ्ते को पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन माजूर बताया गया है और इनका पेशा भीख मांगना बताया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। क्या जाए, रमजान के मौके पर 24 घंटे बरकी और आबरसानी को यकीनी बनाने मजलिस ने किया मुतालबा। तेलंगाना के 2 ग्रेजुएट कौंसिल हलकों पर TRS का कब्जा, बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त। 74 घंटों के बाद नताइज का ऐलान। क्या मुल्क अकीदे से चलेगा या दस्तूर से? हरियाणा हुकूमत का मंगल को गोश्त की दुकानें बंद रखने का फैसला नामुनासिब, बैरिस्टर उवैसी की तनकीद। तेलंगाना में कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा। हॉस्टल्स और अकामती स्कूल्स हॉटस्पॉट। हफ्ते को बोइनपल्ली और हयातनगर में 100 से ज्यादा तलबा मुतासिर। और शहर में कत्ल वाकयात का सिलसिला जारी। बहनोई ने बरादर निस्बती को लबे सड़क मार दिया। मूसरमबाग चौराहे के पास दिल दहला देने वाला वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।